क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए 13 फरवरी का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे स्टडी प्लान, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, लाइव डाउट डिस्कशन, आपका करंट अफेयर की पीडीएफ और बहुत कुछ वहाँ पर चलता रहता है, ऑर्गेनाइज और क्वालिटी के हिसाब में। ठीक, यहाँ पे बौछार टाइप की जो है सर्विसेज नहीं दी जाती हैं जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाएं। 9650347272 जो है हमारा नंबर है। अगर आप लोग कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं वहाँ पर। आज के तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, वो हैं आपके ये। ठीक, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स और मेंस में ये सारे ही आ सकते हैं। इनको मैं अब आपको पढ़ाऊँगा विस्तार से। ठीक, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच के आज काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, 3 न्यूज़ हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चलिए, पहला जो है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित एक MOU हुआ है, यानी कि समझौता ज्ञापन हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टूरिज्म से रिलेटेड। बस इसमें इससे कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ तक स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में पूछेगा कि अभी टूरिज्म से संबंधित जो है इंडिया ने एक जो है समझौता ज्ञापन किया है कि देश के साथ में, बताइए वो कौन सा है। या तो सीधे ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक, ऐसे करके जो है आपका वन वर्ड वाला यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। और इसमें बस एक फैक्ट और है कि ऑस्ट्रेलिया से भारत में जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो चौथा नंबर है ऑस्ट्रेलिया का, जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भेजता है इंडिया में। ठीक, तो इंडिया में आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर फिगर है। अब समझौता ज्ञापन हो जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गई तो और ज़्यादा आने की चांसेस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का जो है MOU जो है अलग अलग कंट्रीज से, 45 कंट्रीज से है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का जो एक स्लोगन है वो क्या है, इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका इकोनॉमी से ये है कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। अब आप लोग पता है फेलोशिप क्या होती है भाई साहब, कि कुछ पैसे दिए जाते हैं मंथली आपको, ठीक, किसी फील्ड में। ठीक, तो समुदाय इनोवेटर, ठीक, उसके लिए फेलोशिप दी जा रही है। अब मेन यहाँ पे जो आप लोग को समझना चाहिए, याद रखना चाहिए, क्वेश्चन जिससे बन सकता है वो ये है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, ये फेलोशिप दे कौन रहा है। तो अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का है, इन कोलैबोरेशन सहयोग किसके साथ, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है ये वही संस्था है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है। तो कम्युनिटी इनोवेशन फेलोशिप नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन, क्योंकि इनोवेटर है तो इनोवेशन से याद कर रख लेना, और UNDP, ये दोनों मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है। किस दिन लॉन्च किया, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ठीक, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को किया है लॉन्च। ठीक, 1 साल का इंटेंसिव जो है ये फेलोशिप प्रोग्राम है। इसमें एस्पायर किया जाएगा कि जो समुदाय से संबंधित जो इनोवेटर्स हैं, कुछ इनोवेट करते हैं प्रॉब्लम्स के लिए, इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आते हैं, सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड जिनका अलग अलग है, उन सबको बुलाया जाएगा। इसमें कोर्स भी दिया जाएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस फेलोशिप, मतलब जब ये फेलोशिप चल रही होगी तो हर फेलो को होस्ट किया जाएगा एट वन ऑफ द एम्स। एम्स क्या है आपका, अटल इनोवेशन मिशन का अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। सब कुछ इनोवेटर है। ठीक, कम्युनिटी इनोवेशन जो है ये प्रोग्राम है आपका, कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है। ठीक, अटल इनोवेशन मिशन है। ठीक, और यहाँ पर वो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में अवेयरनेस, जागरूकता उनको दी जाएगी। उनके अंतर्गत जो है एंटरप्रेन्योरशियल स्किल्स यानी कि उद्यमिता के कौशल दिया जाएगा, और लाइफ स्किल्स, ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पर इस सेंटर में दी जाएगी ACIC में। ठीक, ACIC जो होता है वो यूथ लेड इनोवेशंस को मतलब आगे बढ़ाता है, और इसमें ऑपरेटिंग फैसिलिटीज़ हैं, कोवर्किंग स्पेसेस है, डायनेमिक बिजनेस नेटवर्क है, ये सब कुछ इनोवेटर को दिया जाता है। मतलब इसको एक पूरा ढाल दिया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है, सुविधाजनक बनाया जाता है उसके लिए, इनोवेटर के लिए। और इसका जो मेन उद्देश्य था, फोकस था कि स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम जो है उसको बढ़ावा दिया जाए भारत के अंडर सर्व्ड रीजन में। ऐसे रीजन जहाँ पे जैसे शहरों में दिल्ली, आपका बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, ये सब रीजन्स तो आप सब जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ पर आइडियाज़ हैं लोगों के पास, इनोवेटिव सॉल्यूशंस है, बट दे आर अंडर सर्व, वहाँ पे अभी ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वहाँ पर हम क्या बनाएंगे, हम वहाँ पे अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स बनाएंगे, ताकि वहाँ के जो आइडियाज़ हैं वो भी बाहर निकल के आए।
क्योंकि प्रॉब्लम तो खाली शहरों में नहीं है ना, प्रॉब्लम तो पूरे देश में अलग अलग जगहों पे है, छोटी जगहों पे ज़्यादा है। तो वहाँ के लिए, तो इसके लिए ये है करंटली देयर आर 12 ACICs जो कि 9 स्टेट में है। ये इनका लक्ष्य है कि ACIC जो है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स 50 भारत में बनाने हैं। ठीक, ये चीज़। अच्छा, आप लोग से क्वेश्चन ये है कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस जो है ये किस दिन होता है, ये बताइए। कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप, UNDP और एम नीति आयोग। और नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फिर से आ गया। इससे संबंधित हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था कि कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी कि व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया इसके लिए काम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेड होता है, ठीक, जो ट्रेड होता है वो उसकी में किस किस चीज़ों में ट्रेड हो सकता है। ट्रेड में मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात, ठीक, व्यापार बोलते हैं ट्रेड को। तो इसमें अलग अलग कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे करना है हमें, और किन एरिया में हमें जो है प्रेफरेंशियल यानी कि थोड़ा सा जो है टैक्स वैक्स जो है कम रखना है, कस्टम ड्यूटी कम रखनी है, ठीक, वो मतलब किस तरीके से होगा। तो एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समझौता करना चाहते हैं जो कि कंप्रेहेंसिव रूप में होना चाहिए और दोनों के बीच में ट्रेड बढ़े। तो इसके लिए अभी जो हमारे मंत्री कॉमर्स और इंडस्ट्री के थे और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड टूरिज्म इन्वेस्टमेंट वाले जो मंत्री थे, उन्होंने कहा है कि हम इंटरिम यानी अंतरिम समझौता जो है अगले 30 दिनों में मार्च 2022 तक हम कर लेंगे, और उसके एक साल के अंतर्गत, इसके बाद एक साल के अंतर्गत यानी कि 2023 मार्च तक हम सेसा यानी कि कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी कंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेंगे। कौन कौन से एरियाज, मैंने कहा कुछ एरियाज में जो है इनका मेन फोकस रहेगा, जैसे कि गुड्स वस्तुएं, सर्विसेज, जैसे क्या होता है इंजीनियरिंग, मैं आपको एजुकेशनल सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक, ये है तो सर्विस ही ना एक तरीके से। अभी कोई मतलब कोई डॉक्टर है आपको ट्रीट करता है, कोई कंसल्ट करता है, कोई गाइडेंस देता है, दीज आर ऑल सर्विसेज। रूल्स ऑफ ओरिजिन, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी। फाइटोसैनिटरी क्या होता है, देखो जो आपका प्लांट की जो है सुरक्षा के लिए हो, जैसे कि मान लीजिए आम भेजा गया तो उसमें कोई कीटाणु विषाणु फंगस ये सब ना हो। सैनिटरी जो मतलब बाकी चीज़ें, मीट के प्रोडक्ट जा रहे हैं तो उसमें, ठीक, तो प्लांट से संबंधित है तो उसकी स्वच्छता का जो है ख्याल रखता आता है, तो उसको बोलते हैं फाइटोसैनिटरी। कस्टम प्रोसीजर क्या है, लीगल इंस्टीट्यूशनल इशू, ये सारे इश्यूज कवर किए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे मंत्री जी हैं उन्होंने बड़ा अच्छा दिल चाहता है मूवी को उन्होंने लिया, जोड़ने वाली चीज़ें होती हैं ताकि कुछ जो है, वैसे ये हो जाता किसी को याद नहीं रहता, लेकिन अच्छा है इन्होंने याद रखने के लिए हम लोग को एक बहाना दे दिया। सेसा को इन्होंने कहा कि ये ऐसा समझौता है कि जिसको दिल चाहता है, दिल चाहता है कि मूवी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ शॉर्ट हुई थी। उन्होंने कहा कि भैया सेसा FTA ऐसा FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें कि दिल चाहता है कि ये हो जाए, और उसमें कई सारी उम्मीदें हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं दोनों ग्रेट नेशंस के साथ में, ठीक, दिल चाहता है। FTA है आपका किसका, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में। देखिए ये थोड़ा सा मैपिंग है, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक, इसकी कैपिटल है आपकी कैनबरा, नॉट सिडनी। Many people think कि Sydney is the capital of Australia. I think that might be the case, but that is wrong. और पेपो ने ये कोरल सी है, इसके नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ये तस्मानिया हो गया, ये स्ट्रेट एक यहाँ पर है जलडब्रू मध्य। तो ये क्या है इसको बताइए। इंडियन ओशियन इसके वेस्ट में पड़ता है, सदर्न ओशियन सदर्न में है, और पपुआ न्यू गिनिया ऊपर हो गया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर। अच्छा बताइए, मरे एंड डार्लिंग ये 2 रिवर्स हैं, वो कहाँ पर हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। एक छोटा सा मैप बनाइए, उस पर बना के दिखाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया, जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट से संबंधित। कोआला, ठीक है ना, कोआला एक जानवर होता है, बहुत ही सुंदर सा, ये देखिए बहुत ही क्यूट सा है, और ये पेड़ों पे रहता है ज़्यादातर, ठीक। तो अर्बोरियल बोलते हैं, अर्बोरियल इंग्लिश में, तो मतलब पेड़ों पर रहने वाला, ज़मीन पे नहीं आता ज़्यादातर, हालांकि ज़मीन पे दिख सकता है, तो मुझे मत कहिए कुछ यार, तो जब सर ने कुछ बताया था, ठीक, लेकिन ज़्यादातर पेड़ों पे रहता है। और देखिए इसी हिसाब से ये ढाल भी लेते हैं, इसके हाथ देखिए आप, ये हाथ देखिए ऐसे बने हुए कि टहनियाँ आराम से पकड़ सके, ठीक। तो अडाप्ट करता रहता है स्पेशीज़। तो कोआलास जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाए जाते थे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अभी इसको ऑफिशियली यानी कि औपचारिक रूप से वर्गीकरण कर दिया गया है, एंडेंजर्ड स्पीशी बन गया, यानी कि लुप्त प्राय हो गया। इसका रीज़न जो बताया गया है वो ये है कि बुश फायर्स, ड्रॉट, सूखा और लैंड क्लियरिंग बहुत ज़्यादा हुई है, और इसने यूकलिप्टस जो पेड़ होता है
उस जो जिस पे ज़्यादातर रहता है उसको ख़त्म कर दिया है। तो इसकी वजह से अब ये वल्नरेबल से एंडेंजर्ड आ गया। पीछे बहुत ज़्यादा एक वीडियो भी आया था, बड़ा मार्मिक वीडियो था वो, जिसमें कि कोला जो आग लगी हुई है, कोला बेचारा जो है जल गया, उसमें हल्का हल्का जो है, फिर एक महिला जाती है, फिर उसको सेव करने की कोशिश करती है और उसको दूध दूध पिलाती है, लेकिन फिर अंत में 1-2 दिन बाद न्यूज़ आती है कि ही कुडंट सर्वाइव। तो ऐसा चीज़ें मेरे ख्याल से देखना चाहिए थोड़ा बहुत, आप लोग को थोड़ा जागरूक भी होना चाहिए। सिर्फ किताबी कीड़े बनने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये पता भी ना चाहिए कि हाँ यार, अब यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आएगा कि कोला जो है एंडेंजर्ड हो गया, तो आपको वो चीज़ वहाँ से आप कनेक्ट करोगे और आप फिर इसको जो है आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो इन द एंड आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन अभी फ़िलहाल के लिए जो है कि सही हो जाए क्वेश्चन, वो भी आपका यहाँ पे पर्पस पूरा हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने ये WWF, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है, उसकी रिपोर्ट में इन्होंने बताया था कि 25 यानी 2.5 करोड़ जो है सालों से आपका कोला ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, और इसकी एक स्पीशीज़ है फास्कोलार्क्टस सिनेरस। ये अब अकेली यहाँ पे, ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न हिस्से में रहता है, यानी कि ईस्टर्न हिस्से में, ठीक। कोस्टल क्वींसलैंड, साउथ वेल्स, साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड विक्टोरिया, ठीक। ल्यूक, our next topic is from General Studies Paper 3 Science and Technology, ल्यूक मोंटाग्नियर, इनकी पिक्चर है। ये फ्रांस से थे और वीरोलॉजिस्ट थे, वायरस में मतलब इसकी देखते संशोधन, वायरस में जो है ये अपना शोध करते थे, एनालिसिस करते थे। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक। नोबेल प्राइज़ क्यों मिला था? 2008 में मिला था नोबेल प्राइज़, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था। और जो वायरस होता है जिसकी वजह से एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, वायरस कौन सा है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। इसको इन्होंने डिस्कवरी करी थी, जिसकी वजह से इनको 2008 में नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन मिला था। इनकी अभी डेथ हो गई है, फ्रांस के थे ये। और ये कई बार ये चैलेंज भी करते रहते थे जो कोर सिद्धांत हैं साइंस और साइंटिफिक डिस्कोर्स के, तो जो है इनको काफ़ी जो है लोग याद रखते थे। नाम क्या है? ल्यूक मोंटेग्नियर, ठीक। तो HIV से संबंधित कौन था ये, तो किसने डिस्कवर किया था? मे बी ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, ठीक। देखिए यहाँ पे मैं अलग से आप लोग के लिए ये एनोटेट करके यहाँ पे देता हूँ, ताकि आप लोग जब इस वाली PDF से, एक PDF तो वो देता हूँ जो सादी होती है, और ये PDF है जो उसमें एनोटेशन मैं करता हूँ। इस वाली PDF को जो मिलेगी जिनको, उनको जो है रिवीजन करने में और याद करने में ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा याद भी रहेगा एग्ज़ाम तक, ठीक। मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप फ्री वाले जो है उसको भी आप लेके अपना खुद से भी ऐसे इसको मार्क कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है वैसे। तो जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कैपिटल गेन टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसमें इकोनॉमी में ये क्वेश्चन पूछा जा है कि कैपिटल गेन टैक्स क्या है, खुद में एक क्वेश्चन बन सकता है। तो व्हाट, व्हेन, डिफरेंस, क्या चीज़ें हैं वो सारी देखेंगे। खैर अभी जो संदर्भ है वो ये है कि जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स और कंपनियों के शेयर और ये सब सुना होगा आपने, तो उसमें जो टैक्स कलेक्शन करता है सरकार, ठीक, जो राजस्व आता है उसमें ये होता है, मैं आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड हो गया या फिर शेयर्स हो गए। अगर उसमें अब 1 साल के ऊपर कोई शेयर आपने लिया, 1 साल के बाद उसको बेचा, सब बहुत ध्यान से सुनना, 1 साल के बाद, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने मान लीजिए 100 रुपये का लिया था और आपका 10 रुपये हो गया, तो यहाँ पर कैपिटल आपने लगाई, उस पर कुछ गेन हुआ, उस गेन पे टैक्स है। बहुत आसान भाषा में, पूंजी लगाई, लाभ हुआ, कर दे दो। समझ में आई बात? ये है। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि अगर 1 साल के ऊपर आप रखते हो तो लॉन्ग टर्म हो गया, और 1 साल के नीचे रखते हो तो भाई साहब शॉर्ट टर्म हो गया। इन दोनों ही ड्यूरेशन के हिसाब से जो कर है या फिर टैक्स है वो भी अलग अलग है। अगर आप शेयर्स और म्यूचुअल फंड की, ध्यान से सुनना, इसमें अगर 1 साल के नीचे आप बेचते हो, 100 रुपये का लिया आपने, ठीक, और आपने जो है इसको बेचा, कैपिटल गेन कुछ हुआ, जो भी गेन हुआ, ठीक, उसको जो है उसको सीधे 15% उस पर काटा जाता है, ठीक। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है, ठीक है ना, उस पर जो कैपिटल गेन हुआ उसमें आपका 10% काटा जाता है। लेकिन इन सब में, लॉन्ग टर्म वाले में एक चीज़ ये है, 1 साल के बाद वाले में, कि आप 1 लाख रुपए तक जो भी आपने कमाया, कैपिटल गेन हुआ, मतलब गेन हुआ कुछ, उस पर कोई टैक्स नहीं होता। 1 लाख प्लस 100 रुपये हो जाता,
ठीक, तो इस 100 रुपए पे टैक्स लगता 10%, तो कितना 10 रुपए होता, यानी कि 1,100,000 आपने कमाए होते। 1 साल के बाद अगर ऐसा कोई शेयर बेचा होता तो आपका 1,00,000 माइनस करो और जितना बचा, ठीक, 1,00,000 आपने मान लो 1 करोड़ कमाया होता तो उसमें से 1,00,000 माइनस करके बाकी इतना होता, उस पर 10% सरकार को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मिलता। म्यूचुअल फंड और शेयर की बात कर रहा हूं, समझ में आई भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना क्या मिलता है। अब देखो ये तो जो है टैक्स आपका म्यूचुअल फंड शेयर से हो गया। अलग क्या हुआ अभी बताता हूँ। संदर्भ ये था कि जो इस तरीके के टैक्सेशन हैं कैपिटल गेन वाले, ये इसमें 10 गुना इंक्रीज होने वाला, 60,000 से 80,000 करोड़ रुपए जो है इस वित्तीय वर्ष में जो है मिलने की संभावनाएं हैं। पिछले फिजिकल वर्ष में सिर्फ 6 से 8,000 था, तो कितना ज़्यादा बढ़ गया। मतलब कैपिटल, मतलब शेयर मार्केट में बहुत लोग घुस गए हैं इस समय। ये चीज़ है वॉट ये है कि इनकम टैक्स ये कहता है भाई, इस सारी टैक्स लगाया जाए तो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ही होगा ना, ये डायरेक्ट टैक्सेशन में आता है। एक चीज़ और समझ लो, मे भी कई लोगों को जो है इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, प्रत्यक्ष रूप का कर है ये, ठीक। सेल ऑफ कैपिटल एसेट, एसेट क्या होती है? संपत्ति, जिससे आपकी कुछ आमदनी होती है, इनकम होती है। ये एसेट दो तरीके के हो सकते हैं, मूवेबल और इमूवेबल, ठीक। इमूवेबल में आप, सॉरी, इमूवेबल कौन सा होगा? घर हो गया आपका, भाई घर उठा के ना दूसरी जगह रख दोगे, तो ये चीज़ है। तो इमूवेबल जो मूव नहीं हो सकता, और मूवेबल उस पर जो है कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मूवेबल में कुछ जो है इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कार, अपैरल, कपड़े, ठीक, फर्नीचर, ये सब एक्सक्लूडेड हैं, इनको नहीं रखा गया है कैपिटल गेन टैक्स के अंतर्गत, और उसमें भी मूवेबल एसेट्स में, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बजट 2018-19 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दिया गया था आपका, 1,00,000 से ज़्यादा आपका है तो 10% का टैक्स आपको देना पड़ेगा, और विदाउट अलाउइंग द बेनिफिट ऑफ एनी इंडेक्सेशन। अब देखो ये एक वर्ड यहाँ पर आया है, इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है, ठीक। देखिए इसके लिए बहुत सारी चीज़ें शेयर मार्केट की पढ़ के सारी चीज़ें फिर मैं आपको तभी देता हूँ, मुझे भी टाइम लगता है। लोगों को लगता है कि सर बहुत टाइम लग रहा है, लगेगा मेरे भाई। कोई भी नई चीज़ करोगे, मैं भी कोई चीज़ नई चीज़ करूँगा तो मैं ऐसा थोड़ा ना तुरंत एक्सपर्ट हो जाऊँगा, ठीक है। तो उसके मुझे, अब मैं शेयर मार्केट में मैंने कई सारी चीज़ें पढ़ी, भैया ये क्या बात है, ये क्या हो रहा है इंडेक्सेशन, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है ना यार, कि मुझे पढ़ाना, तो मैं गलत नहीं पढ़ा सकता, ठीक। मैं बिल्कुल एक एक चीज़ पढ़ के तभी आप तक लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे इंडेक्सेशन का मतलब ये है कि जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स है, उसको भी मानते हुए, ठीक, उसको भी जोड़ते हुए, और अगर मान लीजिए कुछ ऑफसेट होता है, भरपाई हो जाती है, उसको काटते हुए, वो वाला जो बेनिफिट है वो इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि जो है 1 साल के बाद आपने कोई चीज़ बेची और उसमें भी जो है आपको कुछ 1 साल के बाद बेची और उसमें कुछ मतलब फ़ायदा हुआ, उस पर 1,00,000 के ऊपर जो भी था अमाउंट, उस पर 10% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। और उसमें कोई महंगाई दर नहीं जोड़ सकते हो आप कि भाई साहब 1 साल में जो है 6% की महंगाई थी तो ये 6% काट के 4% ही ले लो, तो ऐसा नहीं किया जा सकता, एक चीज़। फिर दूसरा इसमें है कि ग्रैंड फादर द गेन, मतलब इन्होंने जब ये 18-19 में लेके आए तो उन्होंने कहा कि उससे पहले क्या होता था कि जो भी आप पैसा कमाते थे शेयर और म्यूचुअल फंड में, उसके ऊपर कोई टैक्सेशन होता ही नहीं था लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना। अगर शॉर्ट टर्म में बेच दोगे तो होता था। तो उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2018 तक ऐसे जो भी थे, इसके बाद जो भी कमाएगा 1,00,000 रुपए के ऊपर, तो उसको 10% देना पड़ेगा उस 1,00,000 के बियॉन्ड जो इनकम हो रही है उस पर। ये चीज़ उन्होंने बोला। हाँ, उसके पहले 31 जनवरी 2018 के पहले अगर आपका कोई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है वो रहेगा, ठीक है ना, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद जो है लगेगा आपका, ठीक। कुछ और इसमें चीज़ें देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरे ख्याल से एक अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आपको कोई कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है। देखिए इक्विटी जो शेयर होते हैं इसकी 12 महीने 1 साल का मैंने बताया ना, वैसे ही अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी इस टाइप का होता तो उसमें 2 साल का लॉन्ग टर्म माना जाता है। तो कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो वहाँ पे 1 साल बताया था। अगर घर वर बेच रहे हो इस टाइप के जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल, तो उसमें 2 साल का होता है, 2 साल के बाद ही आप बेचोगे तो लॉन्ग टर्म में आएगा वो, नहीं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो चार्जेबल होता है थ्रू टैक्स एट नॉर्मल स्लैब, ठीक। अगर आप, ठीक, तो मतलब जैसे मान लीजिए मैं जैसे 2 साल का था प्रॉपर्टी का, ठीक है ना, घर हाउस प्रॉपर्टी का, तो उससे पहले आप अगर बेचते हो तो आप अगर आपको उसमें गेन हुआ है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। उसमें जो भी आपकी इनकम स्लैब है, मान लीजिए आप 30% वाली स्लैब में आते, 10 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी आमदनी है साल में,
30% का टैक्स है ना, तो वो टैक्सेशन वाले तो उसमें जुड़ जाएगा, और उसमें जो भी इनकम आपकी जोड़ के पूरी जो भी स्लैब जिस स्लैब में आप आओगे उस स्लैब के हिसाब से आपको टैक्सेशन देना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड और शेयर्स में 1 साल के अंतर्गत अगर कोई कैपिटल गेन हो रहा है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और उस पर 15% का टैक्स लगेगा डायरेक्टली। ठीक, ये चीज़ है। और यही इसमें यहाँ पर देखिए फिर से उसने बता रखा है, कैपिटल गेन टैक्स पेबल ऑन प्रॉफिट्स मेड ऑन द सेल ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ एसेट्स बाय ए कंपनी और इंडिविजुअल, दोनों पर है। एक यहाँ पे फैक्ट और पर याद रख लीजिएगा कि सरचार्ज जो होता है उसका जो है अधिभार जो होता है उसकी उस पर कैप कर दी गई है 15% पे सभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होते हैं सभी टाइप के एसेट पर, इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल गेन। ठीक, चाहे मतलब किसी कैसे भी एसेट हो, कैसा भी कैपिटल गेन सरचार्ज जो लगाया जाएगा वो 15% पे उसकी कैप है, 15% से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता। ठीक, थोड़ा सा लंबा हुआ लेकिन जरूरी था, ये इकोनॉमी के टॉपिक काफ़ी आप लोगों को परेशान करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 1, आर्ट एंड कल्चर संबंधित आरिफ खान। मैंने आपको बताया था अभी विंटर ओलंपिक्स चल रहा है बीजिंग में, और मेन स्टेडियम जो है बर्ड नेस्ट की तरीके से इसको बनाया गया है। ठीक, वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व सिर्फ एक व्यक्ति कर रहा है, वो है आरिफ खान। ये जम्मू एंड कश्मीर से हैं और इन्होंने ये पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने 2 विंटर ओलंपिक के इवेंट में जो है क्वालिफाई किया है। ऐसा नहीं कि आरिफ खान पहले भारतीय हैं जो विंटर ओलंपिक्स में गए हैं, विंटर ओलंपिक्स में इससे पहले भी जा चुके हैं भारतीय। ठीक, लेकिन 2 इवेंट में जाने वाले विंटर ओलंपिक्स में ये भारत के पहले जो है भारत के पहले खिलाड़ी हैं। ठीक, तो यहाँ पर 2022 बीजिंग गेम्स में गए हुए हैं ये, और जो इसमें इवेंट हैं वो कौन कौन से हैं, स्लालॉम और जायंट स्लालॉम। ठीक, ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, स्लालॉम और जायंट स्लालॉम, क्योंकि इसको देखना यूपी स्टेट पीसीएस या फिर बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये दोनों में क्वालिफाई हुए थे, ये पहले हैं इस टाइप के। एल्पाइन स्कीइंग होती है, देखिए यहाँ पे पिक्चर भी मैंने डाली हुई है, ये स्कीइंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें जो है आपके कई सारे इवेंट होते हैं। ठीक, 5 इवेंट हैं इसमें आपके एल्पाइन स्कीइंग में। ठीक, कौन कौन से हैं, डाउन हिल, सुपर जी, अल्पाइन कंबाइंड हो गया, और स्लालॉम और जायंट स्लालॉम जिसमें आरिफ खान जी गए हुए हैं। तो स्लालॉम में क्या होता है, शॉर्टर, और ये जायंट स्लालॉम से छोटा होता है, और इसमें जो गेट्स हैं, मतलब जैसे कि ये आपका जो स्कीइंग का बना हुआ है, इसमें यहाँ पे ऐसे ऐसे करके पोल लगे होंगे, तो ये पास में लगे होंगे, तो इसमें ऐसे ऐसे करके इनको जाना पड़ेगा नीचे की तरफ, ये डाउन हिल जा रहे हैं ये। ठीक, तो ये इसमें जो है स्पीड कम होती है जायंट स्लालॉम से, और ये पास है, तो इसमें जिगजैग टेक्निक ज़्यादा करनी पड़ती है। जायंट स्लालॉम में क्या होता है कि भाई साहब ये इस तरीके से जो गेट्स हैं वो दूर होते हैं। ठीक, और तो इसमें स्पीड जो है काफ़ी तेज़ हो जाती है, तो 80 किलोमीटर तक जो है इसमें, और ये गेट्स जो है इसको बोला जाता है, ये गेट्स हैं इधर। ठीक, तो जायंट स्लालॉम और स्लालॉम जो है ये आपका करना पड़ता है। अब देखो ये वाला मुझे आपको पढ़ाना था, बताना था, तो मैंने इसका एक वीडियो भी देखा कि भाई साहब स्लालॉम क्या है, जायंट स्लालॉम क्या है, वीडियो देख के ज़्यादा समझ में आया, तब मैं ये सब आपको ये विजुलाइज करके फिर पढ़ा पाता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ सके। ठीक, तो थोड़ा सा जो है रखिए, ये आपका अपना चैनल है, इसको बढ़ावा दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि कोई जो है अब सब नॉर्मल हो गया है, सबको लग रहा है कि अरे तो प्रोवाइड करता ही रहेगा, सब कुछ फ्री फंड में चल रहा है, तो मतलब फ्री फंड का है तो मतलब कोई भी अहमियत नहीं समझता। अगर मैं इसके जो है 1 रुपये भी लगा देता ना, तब लोग उसको बढ़ाते भी, देखते भी, सब कुछ करते। तो ये भारतीय मानसिकता जो है बहुत ही ख़राब है कि कोई चीज़ फ्री में है तो बेकार है या फिर फिजूल है, ये इसकी अपनी कोई जो है इसमें इसको करोड़ों रुपए मिलने होंगे इसलिए शायद ये कर रहा है। बल्कि अगर आप यकीन मानो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक चवन्नी का काम मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक चवन्नी का, सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरा ये पैशन है, आप लोग लिए कर रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, और मैं इसमें आगे जाके जो क्वालिटी जो मैं देना चाहता हूँ जो कि नहीं है इस मार्केट में, उसको जो है मुझे बताना है कि कैसे आप लोगों को जो है मार्केट में बौछार करके, कोई जो है मटेरियल की बौछार कर रहा है, कोई एजुकेटर्स की बौछार कर रहा है जिन्होंने कभी खुद जो है एग्ज़ाम दिया नहीं, तो इन सबसे बचाना है आप लोगों को। और आगे मैं जानता हूँ कि इसमें विजन मेरा जो है उसमें लोग जुड़ेंगे, लेकिन जो अभी लोग जुड़े हुए वो लोग कुछ काम नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, और नेक्स्ट टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 1 सोशल इश्यूज से है। देखिए स्माइल ये एक स्कीम है, किसकी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है ये।
इस स्कीम का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। हिंदी में अगर करें तो आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए, यानी कि जो हाशिए पे हैं, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए जो है ये स्कीम चलाई जा रही है। अब इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए ये है, और जो लोग भीख मांगते हैं उनके लिए, इतना ध्यान रखिएगा बस, ठीक। स्माइल स्कीम किस डिपार्टमेंट की है? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। और ये जो है अभी इसको लॉन्च किया गया स्माइल, ये आपका ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगिंग जो लोग करते हैं उनके लिए है। ये अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंतर्गत 2 स्कीम है, एक सेंट्रल सेक्टर यानी 100% जो है केंद्रीय जो है इसमें वित्तीय सहायता देता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन बेगिंग। ये दोनों चीज है। द स्कीम स्ट्रेंथन्स एंड एक्सपेंड द रीच ऑफ द राइट्स दैट गिव द टारगेटेड ग्रुप द नेसेसरी लीगल प्रोटेक्शन एंड अ प्रॉमिस टू अ सिक्योर्ड लाइफ। भाई वही चीज़ें हैं कि भाई जो उनके अधिकार हैं, जो इन टारगेटेड ग्रुप ट्रांसजेंडर के लिए, भीख मांगने वालों के लिए, वो उनको अधिकार मिले, उनको सिक्योर्ड लाइफ हो, प्रोटेक्शन किया जा सके, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा दिया जा सके, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज पेपर 2-3 से है, इंटरनेशनल रिलेशन और सिक्योरिटी इशू से संबंधित है। मिलान एक जो है नौसेना का जो है बहुपक्षीय अभ्यास है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक नेवी की एक्सरसाइज है। इसमें बहुत सारे जो है कंट्री भाग लेते हैं, ठीक। नेवी जो है 12वीं प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू करने के बाद फरवरी में, ठीक, फरवरी 21 को विशाखापट्टनम में, लोकेशन जो ध्यान रखिएगा, जो है आपका मिलान 2022 करेगा। नेवी की है, समुद्री जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इसमें बहुत सारी नेवीज जो है पार्टिसिपेट करेंगी, जैसे कि क्वाड कंट्रीज। क्वाड में इंडिया तो है ही है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए है, इसके अलावा रशिया इसमें पार्ट लेगा। वेस्ट एशिया जो है आपका, पश्चिमी एशिया के भी कई सारी कंट्रीज पार्ट लेंगे इसमें। अच्छा, इसमें जो क्वाड कंट्रीज हैं उसमें यूएसए पहली बार जो है मिलान में कर रहा है, पार्टिसिपेट करेगा, ठीक, ये ध्यान रख लीजिएगा। और एक्सरसाइज जो है आपका 2 उसमें चलेगा, ये फरवरी 25 से लेकर 4 मार्च तक चलेगा। 46 कंट्रीज को इसमें इन्वाइट किया गया है। 25 से 28 फरवरी चलेगा पहले, और फिर मार्च से एक तो चलेगा आपका हार्बर फेज में क्या होता है भाई साहब कि बंदरगाह के आसपास चलेगा। फिर एक सी फेज चलेगा, यानी कि समुद्री चरण, वो मार्च 1 से मार्च 4 तक होगा, ठीक। इसमें कई सारी थीम पे इट हैज सेवरल थीम्स सच एज एंटी सबमरीन वारफेयर पे जो है इस पे लोग एक्सरसाइज करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। इंडिया शोकेस करेगा अपने पास, जो इंडिया के पास एक टेक्नोलॉजी है वो है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल, ठीक, यानी कि पानी जो है आपका समुद्र, उसमें डीप में जाके जो सबमर्ज करके सबमरीन जो मतलब डूब रही है या फिर सबमरीन को बचाने के लिए जो एक टेक्नोलॉजी है, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू कराने वाली जो वेसल है, सबमरीन को बाहर लाने के लिए जो है ये यहाँ पे ये कैपेबिलिटी भी इंडिया शो करेगा। और कुछ ही कंट्रीज हैं इंडिया को जोड़ते हुए जिनके पास ये वाली कैपेबिलिटी है कि भैया सबमरीन को बचा लो। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशन, क्वाड। देखिए यहाँ पर क्वाड में जो कंट्रीज हैं उन्होंने, पीछे मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था, अगर आप लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, और कहीं और जाने की जरूरत तो नहीं है करंट अफेयर के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लोग जितना ये ढूंढोगे ना कि मतलब यहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से कुछ बचे ना, आप मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा चक्कर में आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। बहुछार के चक्कर में रहोगे ना तो छार हो जाओगे बिल्कुल। तो ये चीज़ है। तो क्वाड ने एक साथ पहले इन लोगों ने बोला भी था, फिर यहाँ पे अब इन लोगों ने बोला है कि हम कई मुद्दों पे काम करेंगे, जैसे कोविड-19 के लिए। मैंने आप लोगों को तब बोला भी था कि मेन मुद्दा तो यही है कि चाइना को कंटेन करो, चाइना को जो साउथ चाइना सी में ज़्यादा वो कर रहा है अटकेलियाँ, उसको कम करना है। लेकिन कई सारे और मुद्दे भी इन्होंने बताए कि ऐसा लगे कि सिर्फ इसी काम के लिए है। वैसे तो ये बोलते हैं कि इंडो पैसिफिक यानी कि भारतीय और प्रशांत महासागर का जो एरिया है, जो ओशियन है जाने का, उन सबको जो फ्री होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, सबके अधिकार होने चाहिए, वो तो है ही है। उसके अलावा कोविड-19 पे बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने अब एक स्वर में ये भी बोला है कि मुंबई 26/11 और पठानकोट, पाकिस्तान को यहाँ टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान का ये पठानकोट एयरबेस का जो अटैक हुआ था 2016 में, इसके जो लोग थे जिनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, उनको न्याय मिलना चाहिए।
ये चीज़ अभी ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएसए सब ने एक साथ बोला है। उन्होंने ये भी बोला है कि अभी जो है इन्होंने चौथी मीटिंग करी, ऑस्ट्रेलिया में करी, मेलबर्न में, ठीक। कोविड पे ये लोग बढ़ाएंगे अपना कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज पे बढ़ाएंगे और मैरीटाइम सिक्योरिटी। साउथ चाइना सी में जो है चाइना बहुत ज़्यादा जो है अटखेलियाँ कर रहा है, तो उसको भी रोकना है। और वहाँ पे भी कहते हैं कि फ्री एंड ओपन, ठीक है ना, स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत महासागर के लिए प्रतिबद्ध हैं, पुष्टि करते हैं। देखो यहाँ पे एक बढ़िया अच्छा यहाँ पे एक ग्राफिक बना रखा है, तो आप लोग समझ रहे हैं क्या चीज़ें हैं। तो चाइना को रोकना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो रही है, कोविड, क्लाइमेट चेंज और पठानकोट और वहीं पाकिस्तान के ऊपर ये लोग कर रहे हैं कि जो लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। तो एक तरीके से टेररिज्म के खिलाफ भी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं आज का अपना सेशन। बात जरूर सोचिएगा जो मैंने बोली है ये आज की वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें मैंने बोली, बहुत पेशेंस है मेरे पास, लेकिन पेशेंस की एक सीमा होती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं अपना। अगर आप लोग को पसंद आता तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, और अगर आप लोग चाहते हैं, ये आपका अपना चैनल है, जिस तरीके से उसको बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो अपना काम करता हूँ, करूँगा, और बहुत ही जो है पूर्ण तरीके से करूँगा, और बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में करूँगा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।